बाजीगर को इतनी पजीराई दी और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। आप सबसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि बाजीगर जल्द ही अपने एहतमाम तक जा रही है और आई थिंक कुछ एक साथ में ये अपने जो है एहतमाम तक चली जाएगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसके बाद नया आने वाला जो सिलसिला जो अधूरा है अभी तक, शोलों का कफन, उसको आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बेसिकली जो यूट्यूब पर उस सिलसिले को किसी ने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बहुत ही ईमान ताज़ा कर देने वाला एक मुहिम है अलाउद्दीन खिलजी की। तो उसको ज़रूर सुनिएगा और इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे जो चैनल है जादू कहानी है और इसके अलावा एक दो और चैनल हैं, तो उनके लिंक्स जो हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। काइंडली जाकर उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सपोर्ट मुझे वहाँ भी हासिल होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे बाजीगर में क्या होता है। नहीं नहीं, वो तकल्लुफ अमेज उजलत से बोली, मैं तो ऐसे ही किसी नई किताब की तलाश में निकली थी। सुना था कल ही नई किताबों का पार्सल आया है। हाँ, नसीर बाबा ने बताया था आपको मुताले का बहुत शौक है। बस यूं ही। वो शर्मासी गई और उसके रुखसारों में गड़े पड़ गए। कौन कौन से मौजूआत आपको पसंद हैं? हर अच्छी तहरीर, अफसानों, शायरी, अदबियात कहिए, कुछ कुछ तारीख भी। कुछ सोच सोच के अटक अटक कर बोली। उसके अंदाज में बला की शाइस्तगी और नफासत थी। और आप? कोई बता रहा था आपको भी मुताले का खासा शौक है। उसने तरन्नुम रेज आवाज में पूछा। मुझे मुताले का वक्त कहाँ मिलता है? इसे शौक की कमी ही कहिए, लेकिन मुताला तो करना चाहिए। मुताले से दरीचे खुलते हैं। आपको कौन से मौजूआत? ने सिमटी हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। मेरा भी कुछ यही है, मैंने हिचकिचा के कहा। बिल्कुल आप जैसा। असल में कुछ फिक्र अंगेज किस्म की तहरीरें ही अच्छी लगती हैं। नए ख्याल, नए लफ्ज, नई तरकीबों से मुरस्सा, पहले से नई, पहले से कुछ मुख्तलफ। और ऐसी तहरीरें कम कम ही मिलती हैं। वो मुस्तैदी से बोली। उसकी मधम आवाज में भी रस घुला हुआ था। किसी अच्छी तहरीर तक पहुंचते पहुंचते बड़ी नगवार तहरीरों से गुजरना पड़ता, और मुश्किल ये है कि मयारी तहरीर के मुताले के बाद कमतर दर्जे की तहरीरों में जी नहीं लगता, और यूं आदमी का दिल मुताले से उकता भी सकता है। मैंने खुद को लगाम दी। कहीं मैं तजावुज तो नहीं कर रहा हूँ? उसके लबों पर दिलावेज मुस्कुराहट खिली देख के मुझे तकबीयत हासिल हुई। मैंने पूछा, आप तो फारसी खूब जानती होंगी? बस जानती हूँ। आपकी मादरी जुबान तो फारसी है। जी हाँ, उसने दमकती आवाज में कहा। लेकिन मुताले और बाकायदा जुबान जाने बगैर मादरी जुबान से क्या होता है? आपकी बात से मुझे याद आया, अरसा हुआ हमारे एक कॉलेज में एक सन रसीदा प्रोफेसर होता था। अजब अजब किस्म की दलीलें तराशता, कुलिये वज़ा करता था। वो कहता था, डरो इस इल्म से जो एक तसाबी हो। इल्म से इसकी मुराद जुबान ही थी, क्योंकि इस वक्त यही बहस हो रही थी कि जैद की मादरी जुबान अंग्रेजी है और बकर ने ज़ौक़ शौक से अंग्रेजी सीखी है। दोनों में बेहतर कौन हुआ? प्रोफेसर सीखने वाले को फौकियत देता था, लेकिन कोई कितना ही सीख ले, मेरा ख्याल है मादरी जुबान की बरतरी तो अपनी जगह है। मादरी जुबान भी इक्तसाब के बगैर नामुकम्मल है। वो बावकार अंदाज में बोली। यानी कुछ यूं है, दोनों खूबियां आमेज हों तो बात बने। मैंने लपकती आवाज में कहा। आपका तो इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक है। फारसी में यकीनन बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने। सीख तो रही थी, लेकिन बस। उसकी आवाज जैसे टूट गई और चेहरे पर घटास ही छाने लगी। मुझे धचका लगा, अफसोस भी हुआ, खजालत भी हुई। वाकई इसकी उम्र तो सीखने की थी कि सैयद महमूद अली ने इसके वालिदैन इससे जुदा कर दिए। मैंने इसकी दिलजोई के लिए कहा, खैर आप ये सिलसिला अब भी जारी रख सकती हैं। आप चाहेंगी तो यहाँ किसी फारसी उस्ताद का बंदोबस्त हो जाएगा। वो एक आह भर के रह गई। वो एक माह जमाल लड़की थी। हुस्न जमाल का भी कोई दबदबा होता है। बार बार एहतियात का ख्याल आता था कि कहीं मेरी कोई बात इस नाजुक अंदाम को नागवारे खातिर न हो जाए। गालबन इसीलिए मेरी जुबान लुकनत करने लगती थी। कुछ यही इम्तना पहली मर्तबा की रूबरुई दुबदुई के सबब से भी होगा। यकीनन उसे एहसास होगा कि मैंने इसके जख्म पर दनिस्ता हारजनी नहीं की है, और जो किसी मुहज्जब शख्स का वतीरा होता है वो अपने दुख, अपने सितम खुद तक ही महदूद रखता है। उनका इजहार करके वो दूसरों को बेराम नहीं करता। एक वक्फा सकूत के बाद वो सरगोशियाना अंदाज में बोली, आपको फारसी बहुत पसंद है? बेहद, मैंने किसी कदर जोश से कहा। फारसी तो बहुत शीरी, बड़ी नर्म और नाजुक जुबान है। जिस जुबान में डाल, टे, ठे, ढे वगैरह जैसे कई हर्फ ना हो, उसकी नफासत और फसाहत और लताफत क्या कहिए। वो बेसाख्ता खिलखिला पड़ी और ऐसा लगा जैसे फुलझड़ियां छूट पड़ी हों, किसी ने सितार के तार छेड़ दिए हों। फारसी में कहते हैं, शायरी बेपनाह है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि फारसी जुबान बनी ही शायरी के लिए है। मैंने इब्तदा में थोड़ी बहुत फारसी सीखी थी, अब तो सब कुछ भूल भाल गया हूँ। काश ये सिलसिला जारी रहता। कभी वक्त मिला तो 2 जुबानें जरूर सीखूंगा, एक फारसी, दूसरी फ्रांसीसी। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त और भाई थे, राज कृष्णा। पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन पुलिस में होने के बावजूद एक आलम आदमी थे।
उनके पास किताबों का एक बड़ा ज़हीरा था। उन्हें बहुत उम्दा अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन वो फ्रांसीसी और फ़ारसी ज़ुबानों की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। आपकी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, उर्दू दाँ जल्द फ़ारसी सीख सकते हैं। उसका लहजा मरीबाना भी था व लेहाना भी, मगर कभी फुर्सत मिले तभी तो। इब्तदाई तौर पर मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। आप? मेरा जिस्म लहरा गया। आप जैसा उस्ताद हो तो फिर कोई क्यों ना पढ़े। मेरी ज़ुबान से निकल गया और मैंने इस बेतकल्लफ़ी पर खुद को सरज़निश किया। सबसे बड़ा नज़्म व ज़ब्त ज़ुबान ही का होता है और यही आदमी से नहीं हो पाता। उसके रुखसार तमतमा उठे, जैसे शोले से भड़क उठे हों, मगर जल्द ही वो संभल गई, गोया इसने कुछ सुना ही ना हो। फिर वो खिंची हुई दबी हुई आवाज़ में बोली, आप जा रहे हैं? हाँ, हमें अब जाना है, मैंने इनकसार से कहा। फिर कब कब वापसी होगी? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जल्द ही आने की कोशिश करूंगा। वो चुप रही। मैंने कहा, ये बताइए, आपको यहाँ किसी किस्म की परेशानी तो नहीं? कैसी परेशानी? वो हरासा सी हो गई। हर नई जगह ज़रा सा वक्त तो लेती है। हमारे पास यही कुछ था। कोई चीज़ आपके मिजाज से मुनासिबत ना रखती हो तो दरगुजर कर दीजिएगा। इतने लोगों में कभी कभी 19-20 हो ही जाती है। यहाँ तो हम तसव्वुर ही कर सकते थे। इसके लहजे से ममनूनियत टपक रही थी। आपसे मेरी बात ही नहीं हो पाई और मेरे पास कहने के लिए कोई नई बात भी नहीं। ये तलकीन तो सभी ने आपको की होगी कि यहाँ आप खुद को कुछ गैर न समझें, किसी किस्म की अजनबियत ना बरतें। घर एक दूसरे से मुमासलत के बावजूद एक जैसे नहीं होते और ज़िंदगी में घर बदलते रहते हैं। अब ये आपका नया घर है, इस पर आपका भी उतना ही हक है जितना यहाँ के दूसरे मकीन का। ये घर तो हमारी किसी नेकी की जजा है। वह झंझनाती आवाज़ में बोली, देखिए, आपके नुकसान की तलाफी तो किसी तौर नहीं हो सकती। जाने वालों का बदल नहीं होता, लेकिन जाने वाले को जाना ही होता है। सबकी यही आरजू है, यहाँ आपको कोई तंगी ना हो। फिर कुछ अरसे बाद जफ़र मियाँ भी आ जाएंगे। वो अब तक आ भी जाते, मगर बाबा यहाँ आके कुछ ऐसे मसरूफ़ हो गए कि इस तरफ तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। जफ़र मियाँ के आ जाने के बाद आपको और तक़वियत और तमानियत होगी। फिर उन्हें इख्तियार है, वो यहाँ रहें या कहीं और। वो सुनती रही। उसके चेहरे पर मुस्तरबाना संजीदगी छाई हुई थी। फिर उसने अज़म से कहा, हम यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे। हमें मालूम है इससे बेहतर तलाफ़ी मुमकिन नहीं हो सकती। ज़फ़र आ जाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ से कहीं और जाने की ख्वाहिश की तो शायद हम उनका साथ ना दे सके। हम इनकार कर देंगे। मेरे ज़हन में बहुत सी बातें मढ़ना आई। उसके लहजे का इस बात देख के मुझे हिम्मत नहीं हुई। जो आप मुनासिब समझें। मैंने मतानत से कहा, ये तो और अच्छी बात है। हमारा एक दूसरा घर भी है। सफ़र से वापसी पर सबको वहाँ ले जाने का इरादा है। आपने बम्बई में अब्बाजान के घर के बारे में शायद कुछ सुना हो। मुझे मालूम है, वो मुस्कुरा के बोली। फिर तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मेरी कोशिश होगी अब के जल्द वापसी हो जाए। यूँ हम गलत लिखते रहेंगे, लेकिन चूँकि हम आज इस जगह कल उस जगह, हमारा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, इसलिए हमें आपका ख़त नहीं मिल सकता और इसकी नौबत भी ना आए शायद। यहाँ ज़री और ख़ानम आपी हैं। उनकी मौजूदगी में आपको किसी किस्म की घुटन नहीं होनी चाहिए। वो तो रोज़ा सिमावी आवाज़ में बोली, उनके लिए क्या कहा जाए। खुदा ने इन्हें आला सिफ़ात से नवाजा है। वो तो सरतपा मोहब्बत है। उनका लुत्फ़ करम तो बेमाया बेकनार है। खुदा करे ऐसा ही रहे। रोज़ा की तबिंदा आंखें बता रही थी कि वो अपने बयान में कितनी मुसम्मम और पुरजोश है। चंद सानियों बाद नाज बरदाराना लहजे में बोली, आपसे एक गुजारिश है। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? मैंने बेताबी से पूछा। आप मुझे आप कहकर क्यों मुखातिब करते हैं? बस यूं ही, जाने क्यों। मैंने बहकी बहकी आवाज़ में कहा, मगर आप भी तो इस जुर्म की मर्तकब हो रही हैं। आपकी बात दीगर है, मेरी बात क्या है? मैंने लुत्फ़ लिया। मुझसे कहा नहीं जाएगा, वो शर्मगी लहजे में बोली। यास्मीन को तो आप इस अदब एहतराम से मुखातिब नहीं करते, लेकिन आप ठीक है, मुझे इसकी दिलबस्तगी अजीज़ थी। मैंने वादा किया, चलिए मैं कोशिश करूँगा। और आपसे कुछ और भी कहना था। क्या? मैंने घबरा के कहा, देखिए, ममनूनियत की कोई बात आपने तो। वो शायद यही कुछ कहना चाहती थी या कोई और बात। सीढ़ियों पर धमकती चापों से वो रुक गई। कोई तेज़ी से सीढ़ियाँ तय कर रहा था। वो निस्सा थी। अरे बाबर भाई, वो उखड़ी हुई सांसों से बोली, आप यहाँ हैं? सारे में ढूंढ लिया। हैरियत तो है? ज़रा तसल्ली से भाई। जगत मामू कहते हैं। नेसा पटपटाती आवाज़ में बोली, बाबा ने आपको बुलाया है। 2 आदमी पैगाम लेके आए हैं। बाबा ने बुलाया है? मैं कुर्सी से फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम, आप जाकर पूछिए। मैंने फ़िरोज़ा की तरफ देखा और माजरत चाही। वो भी सरासीमा सी हो गई थी। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर के मैं ड्योढ़ी में पहुंचा। जगत मामा के पास अड्डे के 2 आदमी बैठे थे। उन्हें मैं जानता था, नाम याद नहीं आ रहे थे। किसी धोखे का इम्कान नहीं था। वो अड्डे के मुस्तनद आदमी थे। फिर भी मैंने तस्दीक चाही। उस्ताद कहाँ है इस वक्त? अड्डे पर हैं भैया, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। उन्हें वहीं बिठा के मैं अंदर आया। चप्पल के बदले जूतियां पहनी, बास्केट पहनी और एहतियातन चाकू जेब में रख लिया। रास्ते भर मैं मुस्तैद रहा, लेकिन इन दोनों का रुख अड्डे ही की जानिब था।
अड्डे की चौकी पर बिठल बैठा था। उसके इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई थी और हुक्का सुलग रहा था। मुझे आता देखकर सब उठ गए। उन्होंने मुझे घेर लिया। बिठल के चेहरे पर छाए हुए इत्मीनान के बायस मैंने सुकून की सांस ली। सारे रास्ते तरह तरह के वसवसे मुझे तंग करते रहे थे। बिठल ने हाथ के इशारे से मुझे पास बुला लिया। मैंने अपनी इस अचानक तलबी का मकसद जानने में तहम्मुल किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। चौकी पर खाना चुन दिया गया। वो सादा सा खाना था। खाने के बाद हुक्के के चंद लंबे लंबे कश लेके बिठल उठ गया। उस्ताद सलामी और अड्डे के दो आदमी भी हमारे हमराह थे। तांगे में बैठ के हम बाजार आ गए और बिठल कपड़े की दुकानों पर खरीदारी करता रहा। मुझसे भी कपड़े की अकसाम और रंग के बारे में वो पूछता जाता था। मुझे कपड़ों की किस्मों का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जो नज़र को भाता मैं निशानदेही कर देता। उसने मर्दाना कपड़े भी खूब खरीदे। तनवीर, अरशद, मजूमिया, जहांगीर के लिए कीमती कीमती कपड़े। मैं समझ गया ये रवानगी की तैयारी है। हम हाली हाथ वापस आए थे। अब जाते वक्त हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। बाजार में शाम हो गई। कपड़ों के कई पलंदे बन चुके थे। उन्हें साथ आने वाले आदमी के सुपुर्द करके हम आगे चले आए। उस्ताद सलामी हमारे साथ रहा। फिर फैजाबाद के बड़े अस्पताल आके हमने दम लिया। बरका के बाप लक्ष्मी दास की जान उसके ढांचे में कहीं अटक गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग की रग फट चुकी है। उन्हें हैरत थी कि इतने दिनों से वो कैसे जिंदगी झेल रहा है। आदमी को मौत भी परेशान करती है। लक्ष्मी दास को बिल्कुल होश नहीं था। जिंदा लाश के मानी था। अस्पताल से निकलते निकलते अंधेरा छाने लगा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। चलते चलते वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। थानेदार मौजूद नहीं था, लेकिन उसका मातहत उसकी जगह संभाले हुए था। वो एक संजीदा शख्स था। उसने हमें कुर्सियों पर बिठाया और खुशहल्की से हमारी आमद का मकसद और मुद्दा पूछा। उस्ताद सलामी ने मुझे और हैरान किया। उसने दुहाई दी कि इसके अड्डे के दो आदमी हरिया और लच्छू मारे गए। इतने दिन गुजर गए, पुलिस ने अब तक कातिलों की गिरफ्तारी में कोई पेशरफ्त नहीं की। पुलिस की इस बेतवजही और सर्दमहरी से उसके अड्डे के आदमी नहायत शाकी और बेचैन हैं, मायूस हैं। पुलिस के सामने अड्डे के एक उस्ताद की तरफ से इस तरह के शक और हदशों का इजहार मेरे लिए नया भी था और अजीब भी। उस्ताद सलामी पुलिस ऑफिसर को कायल करता रहा। बिठल इसकी हमनवाई कर रहा था कि शहर में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। बाजारों और महलों पर दहशत छाई हुई है। आगे कोई और भी संगीन वाक़या पेश आ सकता है। पुलिस की नाकामी से शोरा पुस्तों के हौसले और बढ़ सकते हैं। वो पागल अड्डे पर भी आने की जुर्रत कर सकते हैं। उस्ताद सलामी ने कहा कि उसने अपने आदमियों को अब तक थामे रखा है। अब वो उन्हें अड्डे से बहुत कम बाहर निकलने की इजाज़त देता है, लेकिन कब तक वो इसके काबू में रहेंगे? कब तक पुलिस की तरफ से किसी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करते रहेंगे? उनकी अजीब कैफियत है। अपने साथियों के खून पर वो जितने गमजदा हैं, उतने मुश्तैल भी हैं, मायूस भी और किसी हद तक खौफजदा भी। पुलिस ऑफिसर तनदही से उस्ताद सलामी की अर्ज से दाश्त पर हमदर्दी का इजहार करता रहा। उस्ताद सलामी और बिठल ने तजवीज़ पेश की कि किसी मुमकिन फितने के पेश नज़र चंद दिनों के लिए अड्डे पर या अड्डे के आसपास पुलिस तैनात कर दी जाए तो बेहतर रहेगी। रफ़ाए शर के लिए ये मशवरा माकूल था। पुलिस ऑफिसर ने इसकी तायद की और हमें इज्जत से रुखसत किया। पुलिस स्टेशन से निकलकर हम तीनों सड़कों पर टहलते रहे। फिर एक चाय खाने में आके हमने चाय पी और फिजूल में खासा वक्त गुजारा। अड्डे वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पुलिस ऑफिसर ने वादा निभाने में बड़ी मुस्तैदी दिखाई। अड्डे की इमारत के बाहर 3 बंदूक बरदार सिपाही मौजूद थे। दो एक को हमने गलियों में गश्त करते देखा था। उस्ताद सलामी ने इनसे बहुत तपाक से सलाम दुआ की। वो उसकी जान पहचान के आदमी मालूम होते थे। ना होते तो पुलिस वालों से जान पहचान में कौन सी मुश्किल होती है। उस्ताद सलामी ने इन्हें रात के खाने की पेशकश भी की और कहा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तकल्लुफ़ न करें। अड्डे के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। खाना भी तैयार ही था। हमारे पहुंचने की देर थी कि दस्तरखान बिछा दिया गया। खाने के बाद उस्ताद सलामी, बिठल और अड्डे के चंद आदमी बाहर निकल आए। मुझे भी उन्होंने साथ रखा था। रिया और लच्छू की मौत का 8वां दिन था। अड्डे पर उन्हीं की बातें हो रही थी। हर शख्स मगमूम था। उन्हें अब बाजार की तरफ बढ़ते देख कर मेरा सर घूमने लगा। बाजार में दिन का समा था। दरो बाम ने जैसे घुंघरू बांध रखे हों। सारा इलाका साजो आवाज से गूंज रहा था। एक बालाहाने पर हमारे कदम रुकते ही नगमा सराई बंद हो गई। उस्ताद सलामी का वहाँ बड़ा रोब और दबदबा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई हाकिम जलवा फरोज हो गया हो। हमें एक जानिब कालीन पर बिठा दिया गया। हमसे पहले वहाँ और भी तमाशबीन मौजूद थे। हमारी जगह खाली रखी गई थी। सब हमारी आमद के मुंतजर थे। बिठल के लिए पेशवान का एहतमाम था। लचकती मटकती हुई कमसिन लड़कियां फलों के तश्त, गुलदस्ते और गिलोरियां ले आईं। उन्होंने मोतिया के हार हमारे गलों में डाले। कहवा भी आ गया। ये एक बड़ा बालाखाना था, खूब सजा हुआ। जरनिगार पर्दे, नक्कश दरो दीवार। नफरी भी कम नहीं मालूम होती थी। दराज कद फरबान दाम नायका ने हमसे बाकायदा इजाज़त मांगी और दिलकश नक्शो निगार की एक नौजवान सांवली सलोनी लड़की ने असर नु तान उठाई। उसकी आवाज़ भली थी, अदायगी भी बुरी नहीं थी। कलाम भी मामला बंदी छेड़खानी का खूब याद था। खिलती हुई गंधमी रंगत की 2 नौखेज लड़कियां रक्स कुना थी। वाजबी सा रक्स आता था। लिबास ही ऐसा चमकता दमकता। सलमा सितारों
टुंगा पहना हुआ था कि रक्स की तेजी तरारी दुचंद हो गई। लखनऊ में चांदनी बानो की नगमा सराई और रक्स कारी देखने के बाद अब सब कुछ हेच मालूम होता था। मेरा तो दिमाग ही उलझा हुआ था। महसूस क्या करता, मैं तो विठल और उस्ताद सलामी की वजह से खुद को जकड़े हुए वहां बैठा था, और कोई पहेली थी तो मुसलसल उसे पूछने की कोशिश कर रहा था। उन्हें वक्त का कोई एहसास ही नहीं था। एक और मुगन्निया आ गई, फिर एक और, फिर शरेरे बदन की एक खुश चेहरा पुख्ता उम्र की औरत ने सुर अलापने शुरू कर दिए और समा बांध दिया। वो बहुत सुरीली थी, आवाज में गूंज थी और एतमाद भी भला का था। दूसरे तमाशाई रफ्ता रफ्ता कम होते गए, आखिर में हम ही बाकी रह गए। नायका ने बिठल की हादर मदारत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उस्ताद सलामी ने इब्तदा में बिठल का तारुफ करा दिया था। बिठल के सामने वो खुद भी मुअद्दब हाथ बांधे तकरीबन दुजानू बैठा रहा और बिठल के अतियात आगे करता रहा। कोई 3 बजे के करीब ये महफिल तमाम हुई और घर जाने की बजाय बिठल अड्डे वापस आ गया। पुलिस गलियों में भी मौजूद थी, अड्डे की इमारत के बाहर भी। उस्ताद सलामी ने हर एक की खैरियत दरियाफ्त की। अड्डे की वसी चौकी खाली पड़ी थी। इधर उधर की बातों में 4 बज गए, फिर सब वहीं चौकी पर पड़ रहे और 2-1 घंटे के बाद ही उठ गए। मैं तो जागता ही रहा था। सुबह नाश्ते का एहतमाम होते होते 9 बज गए और कोई 10:30 बजे बिठल ने मुझे उठने का इशारा किया। मैं तो कल दोपहर से एक मामूल था, मुंह उठाए उसके पीछे चल दिया। इमारत के बाहर तांगा तैयार खड़ा था। हम जल्दी हवेली वापस आ गए। वो के बिठल ने गुज़िश्ता रात घर न आने की बाबत कहलवा दिया था, लेकिन हवेली में सबके सते हुए चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने रात आराम से नहीं गुजारी है। बिठल ने इनकी दिलदारी दिलनवाजी के लिए अहकाम जारी करने शुरू कर दिए। उसे देसी ग़िज़ाएं मरगूब थीं। मीठी टिक्कियाँ, चने की दाल का हलवा, सरसों की भुजिया, छिलकों वाली माश की दाल की खिचड़ी वगैरह। दोपहर के खाने पर उसके फरमाइशी खाने सजे हुए थे। खाने के बाद बैठक में उसने जरी को हुक्म दिया कि सफ़र का सामान तैयार रखा जाए, आइंदा 2-3 दिन में किसी भी वक्त हमारी रवानगी हो सकती है। फिर उसने फ़रोज़ा और यास्मीन को पास बुला के कहा कि उसने एक आज़मुदा कार वकील से बात कर ली है। हफ्ते भर में वकील कोलकाता चला जाएगा और उस्ताद जामू को साथ लेकर आसनसोल में इनकी ज़मीन और जायदाद के मामलात निपटाएगा। वो ज़फ़र को भी हर मरहले और हर मामलत में साथ रखेंगे और ज़फ़र को फिर यहीं ले आएंगे। फ़रोज़ा और यास्मीन सर झुकाए सुनती रही। बिठल के टोकने पर फ़रोज़ा ने कुछ जुर्रत की और दबे लहजे में अपने अंदेशे का इजहार किया कि आसनसोल का रुख करने में फिर कोई कजिया न खड़ा हो जाए। क्यों ना ज़मीन और जायदाद पर हाथ डाल दी जाए। उन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ उन्हें सभी कुछ मिल गया है। फ़रोज़ा ने ज़फ़र का कोई जिक्र नहीं किया। इतने लोगों के सामने उसकी ज़ुबान पर ज़फ़र का नाम आना शायद मुनासिब भी नहीं था। नहीं री, अब सारा ठीक होगा, बिठल ने कड़वी आवाज़ में कहा। सस्ते में छूट गया री वो। उसकी ज़ुबान पर सैयद महमूद अली के लिए कोई बुरा लफ्ज़ आते आते रह गया। वो सर झटक के बोला, बहुत बोझ है अपने आप पर, टाइम मिला तो उसको देखेंगे। फ़रोज़ा इतना ही कह सकती थी, चुप हो गई। खाने के बाद खासी देर महफिल जमी रही और जमी ही रहती, लेकिन यकीनन ज़री ने उन्हें इशारा किया होगा कि एक एक करके सब जाने लगे। इन बातों के एहसास में ज़री माहिर थी। उसे अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता रात हम कितनी देर सो पाए होंगे। मैं भी उठ के आता, लेकिन अपने कमरे की जानिब अभी मैंने चंद कदम का फासला तय किया होगा कि रुक जाना पड़ा। किसी ने उस्ताद सलामी की आमद की इतला दी थी। ज़री खानम, निसा और जहांगीर अभी वहाँ मौजूद थे। ये सुन के उन्होंने जल्दी जल्दी तख्त साफ किया और लम्हों में वहाँ से चले गए। अड्डे के आदमी आ जाने पर फिर कोई बैठक में नहीं पटक सकता था तावक्ते कि उसे तलब न किया जाए। उस्ताद सलामी बुलाया हुआ बैठक में दाखिल हुआ। उसके साथ अड्डे के 3 और आदमी भी थे। सलामी का चेहरा तमतमा रहा था, आंखें फटी फटी सी थी। उसे सलाम का भी ख्याल नहीं रहा और बौखलाई हुई आवाज़ में उसने बताया कि उसे अभी अभी इतला मिली है कि गुज़िश्ता रात ठाकुर हरदेव और उसके बेटे ठाकुर बलदेव का खून हो गया है। उनकी खानदानी हवेली और खेत खलियान राख हो गए हैं। ठाकुर हरदेव की पत्नी और कुंबे के सारे अफराद खत्म हो चुके हैं। इनमें कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि ठाकुर का परवरदा उस्ताद गोरा, उसके साथी भी मारे गए। बिठल ने हनकारी भरी और खामोश रहा। सबकी मुस्तरब नजरें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। उसके जमूत पर उस्ताद सलामी और बदखवास हुआ। सुना तुमने उस्ताद? सुन लिया रे, बिठल ने मुंह बना के कहा। उसने जगत मामा को बुला के उस्ताद सलामी और इसके साथ आने वाले अड्डे के आदमियों के लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करने की हदायत की। ये क्या, कैसे हो गया उस्ताद? सलामी छपटती आवाज़ में बोला। क्या बोले रे, बिठल ने तुनक के कहा। खबर तो पक्की है। एकदम पक्की उस्ताद, मुझको अपने हाथ हवलदार ने बोला है। देख लेना, थोड़ी देर में सारे शहर में बिगल बच जाएगा। तू जाके अब कमर टिका, पूरी रात का जागा हुआ है, अभी किधर ही सोया होगा। किधर उस्ताद? सलामी बेजारी से बोला। तुम्हारे जाने के बाद कमर सीधी करने को चौकी पर फैला था, पर साली और उचाट हो गई। आप ठीक से आएगी रे, बिठल ने हुक्के का कश लेते हुए कहा। क्या बोलते हो उस्ताद? सलामी खस्या सा गया। अपना हवलदार बोलता था ठाकुर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बड़ा खानदानी रईस था। हाथी घोड़े ऊपर नीचे बहुत जोर था उसका।
पुलिस में भी आग लगी हुई है, लखनऊ तक बात जा पहुंची है, ससुरा कोई भी हाथ नहीं आया। क्या सफाई से काम दिखाया, पुलिस सारे में छापे मार रही है। मिठल सर हिलाता रहा। सलामी के साथ आने वाले अड्डे के पुराने आदमी थे, माखन, दूल्हे खां और डोडा। तीनों अपने दिमागों पर छाया हुआ अंधेरा दूर करने के लिए जरा सी रोशनी, जरा से गुदास के तालिब थे। मिठल इस सखावत पर कादिर था, मगर सरे दस्त उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता था। मिठल की बेनियाजी बेहिसी के मुतरादिफ थी। ये इन्हें और मुस्तरब और मदहोश कर रही थी। फिर वो खुद ही उलझने एक दूसरे से हुज्जत करने लगे। मैं गूंग बैठा इनके वहमो गुमान के आसराइयाँ शोशत राजियाँ सुनता रहा। फिर मैंने वहां से उठ जाना ही मुनासिब समझा। मेरी रगों में खून जमने लगा था, लेकिन मेरी हालत उनसे मुख्तलिफ थी। मालूम नामालूम का सितम मुख्तलिफ होता है, जानने का अजाब ना जानने से सिवा होता है। मुझे उठता देख के बिठल ने दमकती आवाज में पूछा, तू किधर ही चला रे? कमरे में, मैंने सपाट लहजे में कहा। तू भी जाके अब लंबी खींच। मैंने उसे घूर के देखा। बहुत सी बातें सीने में उमड़ी, लेकिन ये गुफ्तगू का मौका नहीं था। मैंने खुद को थाम लिया, अपने कमरे में आके बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे उस्ताद सलामी की सादगी पर हैरत हो रही थी। उसकी सिर्फ दो ही आंखें थीं। उसकी सिर्फ दो ही आंखें थीं, सिर्फ सामने की तरफ देखना आता था उससे। जाने कौन सी खसूसियत पर जामू ने उससे अड्डे का निगरान नाफिज किया था। वो कल दोपहर से बिठल के साथ और बिठल से सवाल करा था, ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं दिए जाते। कौन सी उकदा कशाई उसे मतलूब थी, उनके मानी क्या थे? उसके मानी थे, कल से उस्ताद सलामी महज बिठल का अलकार रहा था। एक सादतमंद इतात गुजार शख्स की तरह बिठल के अहकाम की तामील उसने मुकद्दम जानी थी। किसी और तरफ जानने बूझने की जहमत नहीं की थी। उसे बिठल से बुराए नाम आगही थी। उसे सिर्फ उस्ताद बिठल के बल चाकूबाजी में, क्रिश्मस साजी और अड्डागिरी के मामलात में हुस्न तदबीर का ही इल्म था। सिलसिला इसी दिन से शुरू होता है। उस्ताद गोरा और हरिया के मामले में मेरी दखल अंदाजी से कोलकाता से जामू की अचानक फैजाबाद आमद और एक रात के क्याम के बाद शहर से गया पर मेरा माथा टुनका था। बिठल का अड्डे पर मुस्तकिल पड़ाव और अड्डे के आदमी की बागें खींचे रखना, मुझे हर मामले में लग रखना और मुसलसल हवेली में मबहूस रखना। मैंने भी अवाकिब पर अच्छी तरह गौर किया था और मैंने भी कुछ यही नतीजा खस किया था जिनकी तौसीक इनकी तरफ से की गई है। हवेली के ख्याल ने मुझे भी वहशत ज़दा किए रखा था। जामू, हरिया और लच्छू की मौत से पहले फैजाबाद आया था। गोया इससे पहले ही इम्कानात ज़ेहन नशीन कर लिए गए थे और दीवार पर नोश्ता कुनंदा कर दिया गया था। नोश्ता आदमी भी तहरीर करते हैं। जामू और जुमरू दोनों भाई अपने देरीना रफीक हरिया और लच्छू की मौत पर इतने बड़े सानहे पर नहीं आए। सोम भी ऐसे ही गुजर गया। जामू और जुमरू दूसरे हम काम में जो मसरूफ होंगे, हरिया और लच्छू की जुदाई के सदमे ने उन्हें महमेज किया होगा। फिर इधर इनके इलाके में एक नौजवान लड़की बरखा, इसके बदनसीब बाप लक्ष्मी दास, इसके बेगुनाह मुलाजमीन के खून के बाद तो उन्हें अपने इकदाम की तजदीद और तायद का एक और जवाब मिल गया था। उनके अज़म में फिर और पुख्तगी आनी चाहिए। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की। जामू और जुमरू को कोलकाता ही में होना चाहिए, बिल्कुल अपने मखदूमी और मुकर्रमी उस्ताद विठल के नक्शे कदम पर। वो कल दोपहर से मुख्तलिफ जगहों पर अपने निशानात सबत करता रहा था और कल उसने मुझे भी हवेली की कैद से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। मेरी चेहरा नुमाई के लिए ये रिहाई बड़ी ज़रूरी थी। विठल और जामू के पास हाशिया बरदारों की कमी नहीं। उधर बम्बई, उधर कोलकाता और हैदराबाद, जाने कितनी जगहों से इनके इशारों पर सरबाजों सरफरोशों की फौज इकट्ठी हो सकती है। इनके पास पैसे की भी कमी नहीं हो। जहाँ हवेली की हुर्मत और हिफाजत पेश नज़र हो, वहाँ तो वो। मैंने तभी तो इरादा किया था कि क्यों ना चुपके से एक दिन खुद ठाकुर की रियासत, उसके महल दो महलों की तरफ निकल जाऊं। ये कैसी नादानी होती। ये काम क्या एक आदमी के बस का था? सब कुछ आईने में साफ नजर आता था, मगर नजर आने से मुराद खातर जमी नहीं है। मेरा जिस्म बार बार धड़कने लगता था। मुझसे ता देर बिस्तर पर न रहा गया और ना ही किसी से मिलने, किसी को देखने को दिल चाहा। उस्ताद सलामी अभी तक वहीं बैठा हुआ था। उसे विठल के सायतफत की इस कदर शदीद जरूरत होगी। वो और इसके साथियों का जोर शोर थम चुका था। किसी नतीजे पर ना पहुंचने का पहला मरहला हैरानी, दूसरा मायूसी का होता है। मैं वहां से गुजरता हुआ बाहर आ गया और देवड़ी में मूड़े पर जगत मामा के पास बैठ गया। जगत मामा के सीने में दास्ताने दफन थी। अड्डे से भी उसका बहुत अरसे से ताल्लुक रहा था। वह अहले सरवत का डसा हुआ जहर उगलता रहा। उसके बूढ़े जिस्म में बड़ी नफरत भरी हुई थी। कुछ देर में उसका भतीजा भी आ गया। जगत मामा ने उसे शहर की सुनगुन लेने के लिए बाजार की तरफ भेजा था। वो कह रहा था, हर जगह एक ही चर्चा है, बहुत सी दुकानें बंद हो गई हैं, शहर में जा बजा पुलिस घूम रही है, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है, हर आने जाने वाले शख्स सवारी की तलाशी ली जा रही है। ठाकुर की बस्ती से आने वाले लोग बताते हैं कि ठाकुर की कदीम हवेली का ढांचा ही बाकी रह गया है। अभी तक धुआं उठ रहा है और बागात में तो अब तक आग भड़की हुई है। हवेली की फसील के अंदर आबादी में मुलाजिम औरतों, उनके बच्चों के सिवा कोई नहीं बचा। हमलावर चाकू, खंजर, बंदूक और तमंचों से लैस थे और इनकी तादाद खासी थी।
उन्होंने अपने काम बांट रखे थे। पुलिस ने सारी बस्ती घेरे में ले ली है। खासकर हवेली में तो किसी को जाने की इजाजत नहीं। जगत मामा के भतीजे ने जगह जगह लोगों से असल वाक़े की टो लेने की कोशिश की, मगर हर जगह तजाद बयानी मिली। कोई कहता था हमलावरों ने बहुत लूट मार की और औरतों से ज्यादती की। किसी का कहना था वो आंधी की तरह नमूदार हुए और जल्द से जल्द अपना काम निपटा के अनन फनन गायब हो गए। उनके पास औरतों से ज्यादती और लूट मार करने का वक्त ही नहीं था। अंधेरा गहरा हो गया तब उस्ताद सलामी उसके साथी बिठल से रुखसत हुए। मेरे कदम कहीं भी नहीं टिक रहे थे। रात के खाने पर मामूल के मुताबिक दस्तरखान पर एहतमाम था। बिठल भी खाने में शामिल था। मैं तो उसे देखा किया और खाना पूरी के लिए वहां बैठा रहा। खाने के बाद परसों रात की तरह वो सारे बैठक में आ गए और बिठल ने निस्सा से फरमाइश की कि वो उसे कुछ सुनाए। निस्सा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। अब निस्सा बड़ी हो गई थी। वो शर्माने लगी, मगर बिठल का हुक्म किस तरह रद्द किया जा सकता था। उसने एक पूर्वी गीत सुनाया। फिर जरी की फरमाइश पर एक गज़ल उसने शुरू की। उसकी आवाज़ में बहुत सुर था। सब महव हो गए, शायद सिवाय मेरे। मेरा दिमाग ही भटका हुआ था। अभी निस्सा ने गज़ल ख़त्म नहीं की थी कि दरवाजे पर जगत मामा को मंडलाते देखकर मैं और मुंतशिर हो गया। जगत मामा अंदर आने के लिए मुस्तरफ मालूम होता था। मैं तहत के किनारे ही बैठा था। गज़ल ख़त्म होने पर ही मुझे उठना चाहिए था, लेकिन मैं आहिस्ता से उठ गया और दबे पाँव बाहर चला आया। किसी ने महसूस किया या नहीं, मैंने पलट के नहीं देखा। मेरा अंदाज़ा सही था। जगत मामा बिठल को इतला देने मेरा अंदाज़ा सही था। जगत मामा बिठल को इतला देने अंदर आना चाहता था कि पुलिस हवेली के आसपास भी आ चुकी है। ये बड़े मकानात और हवेलियों का इलाका था, जहाँ शहर के गुंजान इलाकों की तरह पुलिस की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। कब पुलिस आई? मैंने पूछा। अभी कुछ देर पहले। जगत मामा बहुत घबराया हुआ था। ठीक है, मुझे इसके सामने इस्तकामत का इजहार ही करना चाहिए था। उसकी कमर थपथपा के मैं बैठक में वापस आ गया। जैसे ही निसा ने गज़ल ख़त्म की, मैं बिठल के पास जा पहुंचा। मैंने सरगोशी में उसे बताया तो उसने तवज्जो से सुना और सर की जुम्बश पर इक्तफा किया। सभी को मेरे इस तरह बाहर जाने और बिठल से कानाफूसी करने पर खटक जाना चाहिए था। बिठल ने इसके तदारुक के लिए निसा से फिर कुछ सुनाने की ख्वाहिश की। औरों ने भी शदोमत से बिठल की हमनवाई की। निसा ने अब के मीर की गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा शुरू की। इस दौरान में इसकी आवाज़ और खुल गई थी। सबकी महवियत निसा के लिए दाद के मानी थी। इस दौरान में उसकी आवाज़ और खिल गई थी। सबकी महवियत निसा के लिए दाद के मानित थी। पिछली मरतबा भी बिठल ने से चंद गज़लें सुनी थी। अब तो और भी निखार आ गया था। गज़ल ख़त्म होने पर बिठल ने निसा को अपने पहलू में दबोच लिया, उसकी पेशानी चूमी। जरी, फ़रोज़ा और जहरा भी निसा से लिपट गईं, उसे बहुत प्यार किया। फिर निसा की बारी थी। वो मचल के बोली, बाबा कुछ दिन के लिए और ठहर जाइए। बिठल ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर भारी आवाज़ में बोला, हाँ नहीं, देखेंगे अभी। उस रात जल्द ही सब उठ गए। उन सब के हट जाने के बाद मैं बिठल से बात करना चाहता था। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने भी यही किया। कल रात भी मैं एक पल के लिए नहीं सोया था। कल रात मैं बिठल का पाबंद था। आज खुद अपना। खुद पर इख्तियार रखना आदमी के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। खुद पर इख्तियार रखना आदमी के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। मैंने अपनी दिलजोई की हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अच्छी तरह देख और सुन सकता हूँ। मुझे दलीलें देना आता है और स्याह और सफ़ेद भी खूब नजर आता है, और मैं अकेला तो नहीं हूँ। उधर बिठल भी है और क्या मुख्तलिफ है। पहले भी ऐसा ही कुछ होता रहा है और होनी को मेरा इस्तिराब नहीं रोक सकता। कौन सी दलील मेरे सीने में कांटा बनी हुई है। कई बार मैंने जरी की तरफ जाने का इरादा किया कि उसके यहाँ बहुत साया है, लेकिन ये बहलावा मुझे कायल न कर सका। आदमी कितनी बार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दर पे होता है और ज़िंदगी है कि वो अड़ी रहती है। उस रात भी मुझे मौत नहीं आई। सुबह भी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी कि कमरे के बाहर शोर पर मैंने बाहर जाकर देखा। हवेली की मोमर खादमा शकूरन भी बिठल के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने पास जाके पूछा तो उसने हाँफती हुई आवाज़ में बताया, पुलिस ने हवेली घेरे में ले ली है। जगत मामा कहता है बाबा को बता दो। पुलिस बाबा को और आपको पूछ रही है। बिठल भी इतनी देर में बाहर आ गया। ठीक है री, फील क्यों मचाती है? बिठल ने उसे झड़क दिया। उनको बोलो आते हैं बाहर। बिठल ने मुझे तैयार हो जाने का इशारा किया। जाने क्यों मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। इस हबस से तो कोई कयामत ही भली। जल्दी जल्दी कपड़े बदल के मैं बाहर आया तो बिठल भी तैयार हो चुका था। त्योड़ी के बाद चबूतरे पर 10-12 पुलिस वाले मूड़ों पर बैठे थे। हमें बाहर निकलता देख के पुख्ता उम्र का ऑफिसर खड़ा हो गया। तुम ही उस्ताद बिठल और उस्ताद बाबर हो? उसने नखुवत से पूछा। क्या बात है? बिठल ने नगवारी से कहा। तुमको हमारे साथ चलना है। ऑफिसर ने अकड़ी हुई आवाज़ में हुक्म दिया। पर्ची लाए हो? बिठल ने तलखी से पूछा। पुलिस ऑफिसर ने सरतपा बिठल को देखा और दुत्कारते लहजे में बोला, कैसी पर्ची? आज भी तो पुराने जान पढ़ते हो, थोड़ा हिसाब भी आता होगा। बिठल की आवाज़ भी उखड़ी हुई थी। न्योता साथ हो तो दर्शन कराओ महाराज। न्योता? पुलिस ऑफिसर चौंक पड़ा, फिर सर हिला के बोला, अच्छा अच्छा न्योता। उसने नहुवत से कहा, हम तुमको दिखाई नहीं दे रहे? तले से ऊपर तक पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हो। बिठल ने तीखे लहजे में कहा, इधर ही फैज़ाबाद में गोरी सरकार का तख्ता हो गया क्या?
ये पर्ची पटे का चक्कर उसी ने चलाया है। हम क्या उल्टी बात बोलते हैं साहब बहादुर? हम तुमको गिरफ्तार करने नहीं आए। पुख्ता उम्र पुलिस ऑफिसर ने बाउजलत हलंदाजी की। कोतवाल साहब को तुमसे मिलना है। तो ऐसा बोलो ना साहब। तुमसे पहले क्या बोला था? मातहत ऑफिसर ने दोबारा मुदाखलत की और मुफाहिमाना अंदाज में बोला, अब जल्दी करो। ऐसा कैसे? घर आए हो पहली बार, थोड़ा जल पान करके चलो। अभी नाश्ता भी किधर ही मिला होगा। लगता है रात सारी कांटों पर बिताई है। आंखें सूजी हुई हैं। बिठल के तेवर की तब्दीली बर मौका थी। उनसे ज्यादा हुज्जत करना ला हासिल था, नामुनासिब भी। हमें बहरहाल उनके साथ जाना और इस पहले मरहले पर कोई नारवा तासुर कायम नहीं करना चाहिए था। बस इतना ही जिसके वो मुतहम्मल हो सके और हमारे बारे में इनकी कोई हतमी राय मुतजलजल हो सके। ज़ाहिर है ये राय मनफी ही हो सकती थी। वारंट का मुतालबा भी बेजा नहीं था। वड्डे पर नहीं, फैजाबाद के एक इकबाल मंद इज्जतदार महल्ले की एक बड़ी हवेली में आए थे, लेकिन वारंट पर इसरार कितना ही असूली और कानूनी हो, ज्यादा देर हवेली के चबूतरे बने रोके नहीं रखना चाहिए था। सुबह किनारे पर खड़ी थी, सूरज उमड़ रहा था। सूरज को तलु होने में एक रात की मंजिल तय करनी पड़ती है और जब तलु होता है तो उसे बड़ी बेकली होती है। इबादत गाहों में जाने और चहलकदमी करने वाले सहर हैज सवेरे सवेरे हवेली के चबूतरे की तमाशबीनी को अपने मामलात पर तरजीह देंगे। पहले ही हवेली की दास्तानें क्या कम जुबान जदो हासो आम थीं। इधर इस स्ना में हवेली के मकीन भी जाग सकते थे। पुलिस की आमद का सुन के तो अंदर कोहरा मच जाता। चलते चलते बिठल ने एहतियात की थी। शकूरन भी और जगत मामा को जुबाबंदी की सख्ती से ताकीद कर दी थी। तुम ठीक कहते हो, मतहत ऑफिसर ने किसी कदर बेजारी से कहा। हमें रात भर आराम नहीं मिला और अभी जाने कब नसीब हो। पर हम लोगों ने दाना दुनका नहीं किया है। मुंह उठाए सीधे बिस्तर से आ गए हैं। ऐसे क्या निहार मुंह दरबार में सलामी को जाएं? ऐसा करो साहब, हमको इज्जत देना आपको भारी पड़ता है तो आप अपने ठिकाने चलो, पीछे हम आते हैं। किधर ही जाना है? कोतवाली चलना है। इत्मीनान रखो, नाश्ता भी वहीं मिल जाएगा, वहाँ हमारा इंतज़ार होगा। पर बात क्या साहब? बेठल ने तजस्सुस समेत सादगी से पूछा। ये तो अब बोले नहीं। वो तुमको वहाँ जाके पता चल जाएगा। ठीक है साहब, बेठल ने बज़ाहिर तज़ब्ज़ब से कहा। बड़े साहब ने बुलाया है तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, पर इतनी सेना भेजने की क्या ज़रूरत थी? कोई एक चलाता, सर के बल पहुंच जाते। इधर ही हम घर पे रहते हैं, ये अड्डा नहीं है। इधर ही और लोग भी रहते हैं, क्या बोलेंगे उन और वो लोग आसपास वालों को? वक्त बर्बाद मत करो, पुख्ता उम्र ऑफिसर ने कबीदगी से कहा। ज्यादा बात बिल्कुल नहीं समझे। बिठल ने सर उठा के तुंद नजरों से उसे देखा। ऐसा नहीं साहब, जरा रसान से हम जाने से मना भी बोल सकते हैं। फिर तुम अपने लिए अच्छा नहीं करोगे। इस बार मतहत ऑफिसर का लहजा भी तुरश था। फिर आप क्या कर लोगे साहब? तो दम करा दोगे? हम तुम्हें ऐसे भी ले जा सकते। ना साहब ना, ऐसा नहीं, बिठल ने सपाट आवाज में कहा। थोड़ा अपना भी ध्यान करो, आगे सारा ऊंधिया जाएगा। ये क्या क्या हो रहा है? पुख्ता उम्र ऑफिसर भिनभिना के बोला। ये आदमी किस तरह बोल रहा है? इसने बिठल को गाली दी। नाप तोल के मुंह खोलो, अच्छा रहता है। ऊंचे सुर अपने को रास नहीं आते। आप अच्छा लोग हो, अपना भी राज दरबार से पुराना तालमेल है। पर्ची साथ लाते तो इतना नहीं बोलते, रस्सी हाथ में थमा देते। कोतवाल साहब शहर के लाट साहब हैं, पर हम उनके पालतू नहीं हैं। जाके उनको बोलो अपने से काम है तो इधर ही आने का कष्ट करें। दोपहर को दाल दलिया अपने साथ खाएं। बूढ़ों पर बैठे हुए सारे सिपाही एकदम खड़े हो गए और उन्होंने बंदूकें सीधी कर लीं। पुख्ता उम्र ऑफिसर की आंखें चढ़ गई थी। वो मुजरबाना चंद कदम आगे आ गया। कुछ बैद न था कि वो बिठल के गिरेबान पर हाथ डाले या कोई और हरकत करे, मगर मुआनिस का मातहत दरमियान में आ गया और वहशत ज़दा लहजे में बोला, बात मत बढ़ाओ उस्ताद, बात तो आप बढ़ा रहे हैं। बिठल ने मुझे कोई इशारा नहीं किया था, लेकिन इसकी तेवरी से कुछ अंदाज़ा हो गया था। मैंने अपनी आवाज़ पर काबू रखने की कोशिश की। आपने क्या समझा है? आप यूं सर उठाए न वक्त किसी के घर आके इसकी तौहीन कीजिए, न फर्द जुर्म सुनाइए, न वारंट दिखाइए। किसी मामले में हमारी ज़रूरत है तो बेहतर है अपना लहजा बदल के बात कीजिए। हम आपकी रैयत नहीं हैं। सबकी नज़रें मुझ पर मरकूज हो गई। मातहत ऑफिसर ने जानी अंदाज में अपने ऑफिसर को देखा। उनकी जानिब से किसी रद्दमल से पहले मैंने सर झटक के कहा, चलिए कहाँ जाना है? ये कहते ही मैं चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बिठल ने भी फिर कोई देर नहीं की। नीचे 5 तांगे कितार में खड़े थे। पुख्ता उम्र ऑफिसर लपकता चपकता सबसे आगे वाले तांगे की पिछली निशिस्त पर जा बैठा। मातहत ऑफिसर के तांगे में हम दोनों सवार हो गए। अगली निशिस्त पर उसके साथ एक बंदूक बरदार सिपाही भी आ गया। दूसरे सिपाहियों ने भी जल्दी जल्दी बाकी तांगों में जगह संभाल ली। चलते वक्त उन्होंने यह तमाम रखा था कि हमारा तांगा दरमियान में रहे। घोड़ा गाड़ियों की चरह चूं और घोड़ों की टापों से गली कूचे धमकने लगे थे, जैसे कोई लश्कर गुजर रहा। अंधेरा सिमट रहा था। सुबह बेदार होने वालों की तादाद ऐसी ज्यादा नहीं थी, मगर एक साथ इतने तांगे और पुलिस वाले देख के वो ठुठकते और रुक जाते। गश्त करने वाले सिपाही टोलियों में जगह जगह तैनात थे। हमारे कारवां की आमद की इत्तला इन्हें दूर से हो जाती होगी। अभी कुछ देर पहले हवेली की तरफ जाने वाले तांगों की वापसी की तवक्को भी कुछ इनकी दिलचस्पी और मुस्तैदी का सबब होगी। ऐसे शोर से आहरी सात की नींदें मुंतशर हो जानी चाहिए थी।
कई जगह लोग सटपटाते हुए घरों से बाहर निकल आए। बहुत सोने दरीचों और मुखलों और छतों से हमारे मुतसर काफिले का हैरानी और परेशानी से नजारा किया। सड़कों पर कोई रुकावट नहीं थी, घोड़े भी हासी जल्दी में मालूम होते थे। रास्ते में मातहत ऑफिसर ने कोई कलाम किया, न हमने सिलसिला जुम्बानी की। मेरी तरह बिठल भी आने वाले वक्त से नबरद आजमाई के लिए खुद को मुजतमा कर रहा होगा। आने वाला वक्त बड़ी आजमाइश का भी हो सकता है, बात बहुत दूर भी जा सकती है। पुलिस के तौर तरीके हमारे लिए अजनबी नहीं थे। वहाँ कोई एक शख्स नहीं होगा जहाँ बहुत से लोग होते हैं, वहाँ इख्तलाफ ज़रूर होता है। आदमी कितने ही एक जैसे एक दूसरे के करीब हों, वो एक दूसरे से बहुत अलग बहुत दूर भी हो सकते हैं और होते हैं। आदमी एक जैसे हुआ करते तो ज़िंदगी कैसी आसान और सहल होती। कई मरतबा हमें एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसरों के सामने पेश होने के तजुर्बे से गुजरना पड़ा है। हर एक शोशा तराजियों और नुक्ता परदाजियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने के जस्तजू में सरगर्दा रहता है। दलीलें और तावीलें कैसी मजबूत हो, वो से इख्तलाफ आदमी की अपनी अना की वजह से होते हैं। अना भी एक कुज्जी है और कहते हैं आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अना है। जिंदगी भर वो जा और बेजा इख्तलाफ पर आमादा रहता है और यूँ अपनी अना की अफजाइश और परवरिश करता रहता है। पुलिस ऑफिसरों का ये बाहमी इख्तलाफ कभी हमारे लिए मुफीद भी साबित हुआ है। एक दूसरे को कायल करते हुए विजिश होने लगते हैं और उन्हें खुद अपनी जज रसी और नुक्ता फरीनी दिगरगू कर दे। किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने की बेजारी में वो किसी आसान रास्ते और दफल वक्ती किस्म के फैसले पर मुतफिक हो जाते हैं। अब जो कुछ भी हो, उन्हें हमें बहरहाल बदतरीन सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। वापसी का तयन बिठल भी नहीं कर सकता होगा। पुलिस शक की बुनियाद पर हमें देर तक रोक सकती है। असल मुजरिम का सुराग न मिलने की सूरत में अपने हुकाम के सामने जवाबदेही और खुद अपनी दिलदही या तन आसानी के लिए पुलिस मशकूक आदमी को सपर बना लेती है। वैसे भी असल मुजरिम तक उनकी रसाई तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन उन्हें ऐसी आसानी से दस्तबरदार भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बैठे हुए मातहत और सबसे आगे के तांके में फ़रोकश उसके ऑफिसर की बदहवासी जाहिर कर रही थी कि कुछ देर में इंतशार से दो चार कैसे कैसे अफसरों से हमारा वास्ता पड़ सकता है। इन पेशियों के हम कितने ही तजुर्बाकार हों, वाकई की नवैयत तो हर जगह मुख्तलिफ होती है। सामना पड़ने वाले लोग भी हर बार बदलते रहते हैं। 20-25 मिनट के सफ़र के बाद कदीम और जदीद तर्ज की एक इमारत के सामने तांगे ठहर गए। अंधेरा मांद पड़ चुका था और उजाला अभी ऐसा रोशन नहीं हुआ था। अव्वल सुबह बस्तियों पर छा जाने वाली परिंदों की चहकार थम चुकी थी। सुबह से बेहतर रोज़ शब का कोई पहर नहीं होता। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि सुबह कुदरत का सबसे शाहकार मज़हर है। सुबह ना होती तो ये दुनिया बड़ी अधूरी होती, मगर वही बात है, सारी खुश मंजरी और खुश मौसमी आदमी की अपनी कैफियत से मशरूत है। आदमी में अंधेरा छाया हो तो क्या सुहानी सुबह और क्या नशीली शाम। इमारत में हर तरफ सिपाही मौजूद थे। तांगे से उतर के बिठल ने मेरा हाथ थाम लिया। उसके पंजे के दबाव से शायद मैंने वही अहज़ किया जिसकी वो तलकीन करना चाहता था। मातहत ऑफिसर की पैरवी में एक मुतसर रादरी से गुजरते हुए हम ऊंची छत वाले एक वसी कमरे में दाखिल हो गए और दीवार के साथ लगी हुई बेंचों में से एक पर बैठ गए। कमरे की हालत हासी अबतर थी। दीवारें सीलन ज़दा, रंगो रोगन मैला मैला, रोशनी बहुत मध्यम। हमारे सामने की दीवार पर लकड़ी के फ्रेम में मैसूर एक बड़ा नक्शा आवेजा था। नक्शे के नीचे लंबी पुस्त की भारी कुर्सी और इससे आगे बहुत बड़ी मेज़ थी। मेज़ के इर्द गिर्द 6 कुर्सियाँ, मेज़ पोश अलबत्ता साफ सुथरा था। फर्श भी दीवारों की निस्बत कुछ बेहतर था। मातहत ऑफिसर बहुत बेकल नजर आता था। अब इंतज़ार करो, उसने घबराए हुए लहजे में कहा, अंदर मीटिंग हो रही है। बिठल की खामोशी से वो जज्बज़ हुआ, कुछ कहना चाहता था लेकिन लम्हे भर ठहर के वापस चला गया। कमरे के कई दरवाज़ों खिड़कियों में से सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था और इस पर 2 मुसल्लह सिपाही फिलफौर मामूर कर दिए गए थे। वह चंद फीट की लंबाई में एक दूसरे के मुखालिफ फौजियाना अंदाज में गश्त करने लगे। एक इधर आता तो दूसरा उधर जाता और दरवाजे के वस्त में दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हो जाते। कमरे में खामोशी तारी थी, लेकिन बाहर राहदरी में हासी सरगर्मी थी। बिठल ने बीड़ी सुलगाई और गहरे कश भरने लगा। जाने क्यों मेरा ख्याल था, ये मेरी ख्वाहिश थी, वो आने वाले लम्हों के बारे में कुछ जुबान खोले या मुझे कोई हदायत दे। वह अपने आप में गुम बैठा रहा। किसी राय और मशवरे की ज़रूरत भी क्या थी। उसकी मौजूदगी में मेरी हैसियत एक मामूल की सी थी। मुझे खामोश रहना था और मैं जानता भी किस कदर था। मेरा इल्म मेरे क़यास पर मबनी था, जो मैं समझ रहा था। ज़रूरी नहीं इसी तरतीब से वो कुछ पेश आया हो, वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत नाकाबिले यकीन बड़ा लर्ज़ा खैज़ है। पुलिस को तहकीक व तफ्तीश में कोई कसर ना उठा रखनी चाहिए। ये उसकी आन और साख का मामला है। फ़राइज़ से ज़्यादा पुलिस को अपनी साख और आन का ख्याल होता है। उन्होंने हमें हासी देर बाद तलब किया है, पूरा 1 दिन और 1 रात गुजर जाने के बाद। पहले उन्होंने शहर की नाकाबंदी की, सारे शहर और गिरदो नवा में पुलिस का जाल बिछा दिया। फिर उन्होंने हवेली के इलाके में पहरा लगा दिया। गोया हर सिमत और हर पहलू टटोलने के बाद उनकी नज़रें हवेली पर जाकर टिकी हैं और वाक़े के मुहर्रक तक रसाई में वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आगे और सिरे भी उनके हाथ आ सकते हैं। मैंने छछलती निगाह से बिठल को देखा और मुझे इसके चेहरे
से कुछ जानने में नाकामी हुई। वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। कभी कभी मुझे इसकी इस बेचेहरगी से बड़ी उलझन और चिढ़ होती थी। वो चेहरा जिस पर कोई नक्श, कोई तासुर मरकूम ना हो, कोरे कागज की तरह, वो तो और मदहोश करता है। यकीनन बिट्ठल को इस तलखी का अच्छी तरह एहसास होगा कि ये कोई और शहर नहीं, फैजाबाद है। यहाँ जरी की हवेली है और यहाँ जरी है। आदमी के इस्तकामत का एक पैमाना होता है और जगहों की बात दीगर थी। यहाँ जरी के अलावा हमारे और भी हुश्निहाद पुरसाने हाल हैं। उनके लिए हमसाए और सुतून की इलामत हैं रोशनी के भी। हमारे अचानक गयाब की खबर कब तक इनसे छुपी रहेगी? हवेली के गिर्द पुलिस के घेरे की इतला गुज़िश्ता रात उन्हें न हो सकी होगी तो आज हो जाएगी। मुनीर अली के भांजे अरशद और बेटे तनवीर को फैज़ाबाद में आबाद हुए अब वक्त गुजर गया है। वो हवेली में मबहूस नहीं रहते, ज़मीनों की देखभाल करने जाते हैं। शहर के लोगों से भी उनकी अच्छी राह रस्म होनी चाहिए। कुछ देर पहले हवेली में सुबह सुबह पुलिस की आमद और हमें साथ ले जाने का वाक़या दिन चढ़ने तक हर शख्स के विदे ज़ुबां होगा और हमारी क़यादोबंद के पस मंज़र, संगीनी और सफाकी की सारी जुज़ियात कुछ हकीकतों कुछ फसानों के साथ। अरशद और तनवीर बहुत लायक और होशमंद नौजवान हैं। उनसे ये तवक्को है कि शहर में गूंजते हैबतनाक तस्करों से हवेली के मकीनों को दूर रखने की एहतियात करें, लेकिन खुद उनका क्या आलम होगा? उन्हें ऐसे सानिहों और हादसों का तजर्बा ही किस कदर है। उधर हवेली का वास्ता बैरूनी मुलाजिमों और दीगर छोटे मोटे काम करने वालों से भी रहता है। बदनामी के पर लग जाते हैं। औरों का इतना यकीन नहीं, मुझे तो फ़रोज़ा यास्मीन का ख्याल आता है। किस क़यामत से गुजर के वो इस पनाहगाह में पहुंची हैं। उन्हें तो अभी नरमी और गुदास की ज़रूरत है। वो तो कुम्हला जाएंगी। वो तो वैसे भी शीशे के मानित हैं और पुलिस से क्या बैत है हम पर जोर डालने के लिए वो किसी वक्त हवेली में न दाखिल हो जाए। मतलब बरारी के लिए पुलिस किसी भी नारवा और इंतहाई हरबे पर उतर आती है। ख्वाबाद में लोग दुहाइयाँ देते फिरें और पुलिस को पशेमानी उठानी पड़े, लेकिन इस पशेमानी से अताब ज़दगान के ज़िया की तलाफ़ी नहीं होती। शहर के समंदर में पहले हवेली किसी जजीरे का दर्जा रखती है। इन हर्ज़ सराइयों के बायस वो और हदफ़े तवज्जो बल्कि हदफ़े मुलामत होकर रह जाएगी। फिर हवेली के बेचारगान के पास यही एक चारा होगा कि वो बम्बई अब्बाजान और मुनीर अली को कोलकाता, जामू और जुमरू को तार दे के बुलाएं। मैं इस रात जरी को यही कुछ बावर कराना चाहता था। ये छोटे शहरों के लोग बड़े फसानत रास होते हैं। किस्से कहानियों में इनका जी बहुत लगता है। उनके पास बहुत ही वक्त होता है। यही ठीक था कि हम पहली फुर्सत में बम्बई की तरफ निकल जाते। बम्बई जाके भी जहांगीर, निसा और मजूम या अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकते थे। बड़े फ़ायदे के लिए थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन कुछ मैं जरी को कायल न कर सका, कुछ खुद मेरी कोताही नादानी। उस दिन हरिया और गोरा उस्ताद के मामले में दखल अंदाजी करने की चूक जो मुझसे हो गई थी, बात इतनी दूर जाने का मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। फिर सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वक्त ही नहीं मिला। हम इतनी जल्द बम्बई रवानगी के फैसले पर किस तरह अमल कर सकते थे? दूसरों के क्या, आदमी तो अपने काबू में नहीं होता, खुद को अपना मती नहीं कर सकता, अपने दिलो दिमाग ताबे नहीं रख सकता, उसी के अपने दस्तों बाजू मुनहरफ हो जाते हैं। अचानक जिस्म का कोई हिस्सा अजियत से दो चार कर देता है। अचानक दिल बहकने, दिमाग भटकने लगता है। आदमी की सबसे बड़ी खूबी या तवानाई उसकी अपनी काबू याफ्तगी है। मैंने बिठल की तरह सुकून और सकूत इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में जैसे गिरहें पड़ गई थी। तरह तरह के वहमो गुमान सर में भुनभुना रहे थे। ये अंदेशे और वसवसे खुद रो कांटों से मुशाबे होते हैं। कांटों भरे पौधे पत्थरों में भी नमू पा लेते हैं। आदमी कितना ही मजबूत हो, वहमो गुमान के हारो हद से उसे मुफर नहीं। मैं अपने आप से उलझता रहा। मुझे मालूम था इस तशवीशो तरद्दुद से कुछ हासिल नहीं। हम बाहमा वजूद कोतवाली में मौजूद हैं। थोड़ी देर में पेशी होने वाली है। अब फैसला करने वालों पर मुनसर है कि वो किस तहम्मुल और तदब्बुर से हमारी रुदाद, हमारी बात सुनते हैं। हम तो अपने जतन करेंगे ही, लेकिन अगर उन्होंने कुछ और ठान रखी हो तो? इस नीम जानो नीम जिंदानी में घंटे भर से ज़्यादा हो गया। दरमियान में एक मजहूल किस्म का सिपाही तारों के स्टैंड में अटके हुए छोटे छोटे गिलासों में भरी चाय लेकर आया। बेटल के इनकार पर उसका बिगड़ा हुआ चेहरा और बिगड़ गया। वह बुड़बुड़ाता हुआ वापस चला गया। रोशनी बढ़ गई थी, लेकिन रोशनी और हबस में कोई निस्बत बाहम नहीं है। उनकी तरफ से हमारी तलबी में यह ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम थी। बेटल ने इस दौरान कई बीड़ियाँ फूंक डाली। कमरे में पुराने ज़माने की दीवार गिर घड़ी जाने कब से बंद पड़ी थी। घड़ी का शीशा गदो गुबार से धुंधला गया था। कोई 1.5 घंटे बाद मातहत ऑफिसर का तमतमाया चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया। वो तेज़ कदमों से अंदर आया। चलो उठ जाओ, उसने मसनूई तहमकाना लहजे में कहा। बीड़ी ज़मीन पर फेंक के बिठल खड़ा हो गया और कसमसाता हुआ मुझसे मुखातिब हुआ। चल रे, अभी अंदर का नृत्य भाव भी देखें। देखो उस्ताद, मातहत ऑफिसर तनबीही अंदाज में बोला, ज़रा ध्यान रखना, ये आम लोग नहीं, तीनों ऊंचे ऑफिसर हैं। कल रात सूरज डूबते लखनऊ से इधर पहुंचे हैं और रात भर जागते रहे। इनमें एक ऑफिसर वर्मा साहब सेंटर से डेपुटेशन पर लखनऊ आए हुए हैं। इतने पुराने नहीं, पर बड़े बड़े केस किए हैं। बड़ा नाम है इनका। विलायत में पूरे 5 साल गोरों के साथ काम किया। बिठल ने अपना भारी सर हिलाया। हाँ साहब, गोरों की क्या बात है, गोरों की छाया भी गोरी होती है, इनका छुआ भी सोने का हो जाता है। तुम्हारे भले को बोलते हैं। मातहत ऑफिसर नगवारी से बोला, आगे तुम जानो।
बोलो तो मुंह बंद रखें। नहीं नहीं, ये हमने कब बोला है, पर थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, ये तो इन पे है साहब, एक हाथ से किधर ही बचती है। मातहत ऑफिसर के चेहरे पर रंग आया। वो चुप रहा और उजलत से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे हम भी कमरे से बाहर आ गए। चंद कदम का फासला तय करके वो बाएं जानिब मुड़ गया और पहले दरवाजे पर ठहर के उसने वहां तैनात संगीन बरदार संतरी को हमें अंदर ले जाने का इशारा किया। संतरी ने उसे सलाम किया और किसी तौक़ुफ़ के बगैर दरवाज़ा खोल दिया। वह एक कशादा, रोशन और साफ सुथरा कमरा था। खिड़कियों पर सफ़ेद और गैरवे धारीदार पर्दे झूल रहे थे। सामने उनाबी रंग के कपड़ों से ढकी हुई वसी मेज़ पर दफ्तरी सामान सजा हुआ था। कुर्सियां भी नई नई थीं। मेज़ के उस पार 3 कुर्सियों पर 3 और मेज़ के दाएं बाएं कुर्सियों पर 2 ऑफिसर मौजूद थे। उनकी उम्रें 40 और 50 के दरमियान थी। वस्त में जो शख्स तमकनत से कुर्सी नशीन था, गालबन वही वर्मा होगा। उनमें सबसे कम उम्र वही लगता था। नाक नक्शा तरशा हुआ, चौड़ी पेशानी, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, स्याह बाल सलीके से मांग निकली हुई, रंगत बादामी, कद मुतनासिब, जिस्म फरबही की तरफ माइल, सीने और शानों पर पुलिस के इम्तियाजी निशानात आवेजा। वो ताज़ा कड़क वर्दी में मलबूस था। वर्दी में ना होता तो कोई भी उसे पुलिस ऑफिसर नहीं कह सकता था। उसके दोनों जानब बैठे हुए ऑफिसर पुख्ता गंदमी रंगत के हामिल, भारी जिसामत के और निस्बतन मौमर थे। मेज़ की शर्की और गरबी जानिब 2 ऑफिसरों में एक सुरमई रंग का बांस की तरह लंबा छरेरा और चश्मा लगाए हुए था। पुलिस में इतनी उम्र का ऐसा सूखा हुआ आदमी शाज़ो नादर ही होता है। दूसरा खुद सर ऑफिसर वही था जो सुबह सुबह हवेली आया था और वारंट के मुतालबे पर बरगुश्ता हो गया था। 5 ऑफिसरों के आगे कागज़ और कलम रखे थे। वो सब हमारे मुंतजर थे। उनके चेहरों से बेचैनी होइदा थी। हमारे दाखिल होते ही उनके जिस्म तन गए। हम में से गज भर के फासले पर जाके ठहर के एक कदम दूर कुर्सियां खाली थी। उन्होंने हमसे बैठने के लिए नहीं कहा। बिठल ने हाथ उठा के उन्हें सलाम किया। मैंने भी बादल नखास्ता उसकी नकल की। दरमियान में बैठे ऑफिसर ने सर की हफीफ सी जुम्बश पर इक्तफा किया। उन सब की नजरों ने जैसे हमें हिसार में ले रखा था। इसी अजियतनाक खामोशी में कई लम्हे गुजर गए। फिर वस्त में बैठे हुए ऑफिसर ने शाने उचकाए और सामने रखे हुए गिलास से घूंट भर पानी पी के खनखनाती आवाज में बोला, उस्ताद बिठल, उस्ताद बाबर। उसके तहातुब में तंज और इस्तहज़ा की आमेज़श थी। बिठल बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। न्योते बिना तुमको यहाँ आना पसंद नहीं था, क्यों उस्ताद? उसी ऑफिसर ने जहर हंस से कहा। बिना तो आपने डाली है, बिठल ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पर आप तो इधर ही हैं। ये तो अच्छा किया उस्ताद, सीधे स्वभाव आ गए। अब अच्छा हो कि बुरा देखेंगे साहब। बड़ी तारीफ सुनिए तुम्हारी उस्ताद। बिठल, कोलकाता शहर के उस्ताद, फैजाबाद के उस्ताद, अभी पता चला कि लखनऊ की गद्दी उस्ताद बाबर के नाम पर चलती है। वहाँ बाबर उस्ताद अपनी मर्जी का पंटर बिठा के आए हैं। उधर बिठल उस्ताद ने समय बीता जामू उस्ताद को फैजाबाद से ले जाके कोलकाता के राज सिंहासन पर बिठला दिया है। दूसरे शहरों का अभी हमको पता नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं बाबर उस्ताद को कुछ लिखना पढ़ना भी आता है। दोनों की पुरानी जोड़ी है और दोनों के हाथ में जादू है। चाकू, छुरा, खंजर, लाठी, डंडा, बलम, बंदूक, तमंचा हाथ में आने की देर होती है, आवाज का निशाना ले लेते हैं। कोई घर बंद नहीं किया। प्यादों की पूरी सेना हाजिर। इशारों पर नाचे, समय पड़ने पर सर भी कटा दे। पुलिस से आंख मिचौली मन भाता खेल है। जेल, कचहरी, थाना घर की तरह। बड़ी मोटी खाल है। इनसे दुश्मनी पाप है। पलट जाएं तो किसी को क्षमा नहीं करते। दूर दूर तक नाम है उस्ताद बिठल का। पुलिस ऑफिसर ने सर झुका कर सामने रखे कागजों पर नजर डाली और रुक रुक के बोला, उस्ताद बिठल, उस्ताद बाबर, उस्ताद जामो, जुमरू, शमशाद खान और लंबी लिस्ट है। इसने बिठल को मुखातिब करके चुलबुलेपन से पूछा, क्यों उस्ताद, ऐसा ही है ना? क्या बोलें साहब, आप कुर्सी पर बैठे हो। बिठल ने जैसे अपने आप से कहा, ऐसा ही होगा। ना ना, कुछ कम ज्यादा या गलत हो तो बोलो। अभी कम है साहब। पुलिस ऑफिसर की आंखें फैल गईं। वो कुर्सी पर सीधा न रह सका। अपने साथियों की तरफ देखते हुए मानी खैज अंदाज में बोला, कम ही होगा, हम कितना जान सकते हैं, फिर तुम ही कुछ बताओ उस्ताद। आपने मुँह से क्या बोलें? बिठल ने इस्तगी से कहा, अच्छा नहीं लगता साहब, और आप शायद सुन भी ना पाओ। रात भर तुम्हारा ही चर्चा होता रहा। शहर में तुम्हारे ठिकाने के संगी साथी रात से हमारे मेहमान हैं। क्या क्या बोलते हैं वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारा दम भरते हैं। बोलते हैं यहाँ शहर में तुम्हारी महल जैसी ऊंची हवेली है। हवेली की असल मालिक जवान कन्या, और इसका तो नाम है। हवेली के मालिक तुम हो या उस्ताद बाबर? तुमको वो बाबा बोलती है, बाबर उस्ताद को भी कुछ बोलती मानती होगी। मालूम हुआ है अड्डे के बस खास खास आदमियों का वहाँ आना जाना रहता है। और सुनते हैं हवेली में और भी बहुत लोग रहते हैं जिनका रिश्ता नाता फैजाबाद शहर से नहीं है। शहर में तुम्हारे न होने पर हवेली की देखभाल अड्डे के आदमी करते हैं और किसी में हिम्मत नहीं जो हवेली की तरफ सर उठा के देखे या नजर टेढ़ी करे। पुलिस ऑफिसर ने चुपती आवाज में पूछा, ऐसे कौन कौन लोग हवेली में रहते हैं उस्ताद? बिठल को जवाब देना चाहिए था कि वो कौन होता है इतनी बातें करने और इतना कुछ पूछने वाला। मेरी तवक्को के खिलाफ बिठल ने दबे लहजे में कहा, ऐसे ही लोग हैं साहब, अपने ही लोग हैं साहब। अपने क्या, तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ? अब तो सारे अपने हैं, पहले क्या थे?
पहले नहीं थे, बिठल ने सपाट लहजे में कहा। सुना है बाबर उस्ताद की सगी बहन का जनाजा भी हवेली से उठा था। वो शहर के कोठे पर नाचती थी। फहमीदा के जिक्र पर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो हद से तजावुज कर रहा था। जी मैं आया, मेज फलांग के इसके सर पर जा पहुंचूं, जुबान काट लूं या गला दबोच दूं। बिठल ने जोर से मेरा हाथ थाम लिया। वो कमीना पुलिस ऑफिसर हर्जसराई करने लगा। एक रात कोठे पर बहन का भाई से सामना हो गया। भाई को देखे बहन खिड़की से कूद पड़ी और बेचारी ने जान दे दी। क्या नाम बताया इन लोग ने भाई का? उसने अपने बराबर बैठे हुए ऑफिसर से पहलू बदल के पूछा। नीलम, नीलम जान। ऑफिसर ने कागजात लौट पलट के कहा। मेरा जिस्म कपकपाने लगा था। बड़ी दुख भरी विपता है, रात ही सुनी थी, क्या बात थी। दरम्यान में बैठा हुआ ऑफिसर मुसलसल ठटोल कर रहा था। काम की बात करो साहब। बिठल की आवाज़ तपी हुई थी। इधर उसने मेरा हाथ जोर से जकड़ रखा था। ठीक है, काम की बात करते हैं, इसी वास्ते तुमको यहाँ बुलाया भी है। देखो उस्ताद, उसकी आवाज़ तुंद हो गई। अच्छा होगा एक बात ध्यान से सुन लो। हमको दोनों तरीके आते हैं, देसी भी विलायती भी। तुमको कौन सा पसंद है? इधर ही तुम्हारे सामने है, अपने घर में नहीं। बेटा ने तुर्शी से कहा। अपने से क्या पूछते हो? ऑल राइट, वो ढिठाई से बोला। साफ साफ बात करते हैं। तुमने साथ दिया तो काम आसान हो जाएगा, बाद में ये लोग जाने। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनको देसी तरीके आते हैं, विलायती पे ये विश्वास नहीं करते। तुमसे इतनी बात करने की भी जरूरत यूं पड़ी कि तुम जान लो हम तुम्हारे बारे में कितना काम कर चुके हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। ऐसे अपना भी भला हुआ है। तुम्हारा क्या? पुलिस ऑफिसर बेकल हो गया। तुम्हारा भी भला? हाँ, अपने को भी थोड़ी आप लोग की जानकारी का, बिठल ने तीखे लहजे में कहा। हाँ रियली, इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक। उसने जोशो मुसरत का तंजन इजहार किया, फिर तजस्सुस से बोला। तुमने तुमने क्या जाना? आपका ध्यान है साहब, मत पूछो। ना ना बताओ, बोलो। छोड़ो साहब, आप विलायत से पलटे हो, मिर्ची छूट गई होगी। पुलिस ऑफिसर ने पहले तो पलके पटपटाई और कुर्सी पर उछल पड़ा। वो एक तेज किस्म का ऑफिसर था। बिठल का मफहूम महज करने में से लम्हा भर सरफ हुआ। उसने कहकहा लगाया। कहकहे में बेसख्तगी कम थी, लेकिन उसके साथियों ने हमनवाई की और वो जल्दी संजीदा भी हो गए। हमसे मुखातिब ऑफिसर ने तनी हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी उस्ताद। देखते हैं साहब किसकी दूर होती है। बिठल ज़ेरे लबी से बोला। पुलिस ऑफिसर के दाएं जानब बैठे हुए ऑफिसर ने मुआन अपना सर करीब करके दहलंदाजी की और सरगोशी में गालबन कोई मशवरा देने की जसारत की। उसका अंदाज मुदबाना था, फिदबियाना भी। जवाब में पुलिस ऑफिसर मतानत से कुछ देर वो गुमसुम सा रहा। उसकी फुनकारती नज़रें हम पर बिखरी हुई थी। हाँ उस्ताद, उस्ताद बिठल, वह जकड़ी हुई आवाज़ में बोला। आगे की बात करें, तुम अच्छी तरह जानते होगे कि तुमको यहाँ क्यों बुलाया गया है। अपने को पीछे का दिखाई नहीं देता, बिठल ने तुनक के कहा। ठीक है। पुलिस ऑफिसर के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। हम दिखाते हैं। परसों रात पड़ोस की ठाकुर बस्ती में 27 आदमियों को या तो मार दिया गया या जिंदा जला दिया गया है। पूरे 27 आदमी, वो जोर दे के बोला। बिठल खामोश खड़ा रहा। मरने वालों में ठाकुर बलदेव, ठाकुर हरदेव जैसे नामी लोग शामिल हैं। वो इस तरफ के बहुत बड़े जमींदार थे, पुरखों से रईस, बड़ी आन बान वाले। ये आम लोगों की हत्या नहीं है, बड़े लोग की हत्या भी होती है। बिठल ने बज़ाहिर तासुफ से कहा। यहाँ ऐसा अंधेर दूर दूर तक नहीं हुआ। सरकार ने अब हमको इधर भेजा है, और भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। उनको मालूम है हमने नाकाम होना नहीं सीखा। हम पुलिस और हम बोलें, चारों तरफ देखने के बाद ही हम किसी पर हाथ डालते हैं। चार खोंट देख के ही बढ़ना ठीक रहता है, बिठल ने कसमसाते हुए कहा। एक बात पूछें साहब, आपका कोई रिश्ता नाता लगता है ठाकुरों से? क्या क्या कहा? क्या कहना चाहते हो तुम? थोड़ा ठाकुरों का भी आगा पीछा उल्टा सीधा देखा आपने? क्या मतलब? पुलिस ऑफिसर भड़क उठा। वो बहुत जाने पहचाने लोग थे, बहुत ऊंचा घराना उनका। इनके दादा रघुबीर ठाकुर को अंग्रेजों ने सर का टाइटल दिया था। इस इलाके में कौन है जो उनको नहीं जानता? बिठल ने सर हिला के तायीद की। हाँ साहब, चर्चे सुने हैं ठाकुरों के, सिर्फ चर्चे सुने हैं। पुलिस ऑफिसर ने गोया बिठल की नकल उतारी। और कुछ नहीं? और क्या मतलब? बिठल ने उखड़ी हुई आवाज़ में पूछा। देखा नहीं कभी? हाँ साहब, दर्शन से रह गए। दर्शन ज़रूरी भी नहीं, जानना काफ़ी है। बिठल ने खामोशी मुनासिब समझी। उस्ताद बिठल, पुलिस ऑफिसर की ज़ुबान किसी अंदरूनी हल्फशाह से हकला गई। कहने लगा। ठाकुर बलदेव, ठाकुर हरदेव और इनके घराने के इतने लोगों की मौत पर सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती। सेंटर तक बात जा पहुंची है। ठाकुरों की हवेली में ढांचों के सिवा कुछ नहीं बचा। इस खून खराबे की सजा भी आखिरी दर्जे की होगी। मुजरिमों से फांसी का फंदा दूर नहीं है, वो बच नहीं सकते। नहीं बचना चाहिए, पर साहब बहादुर, आपने घटना के कारण पर ध्यान दिया? कोई कारण तो होगा। कारण एक ही हो सकता है, ठाकुरों से दुश्मनी का, किसी बदले का। लगता है पुराना बैर होगा, पहले आप उसकी खोज करो। तुम्हारे सुझाव की जरूरत नहीं, हम यहाँ झक नहीं मार रहे। पुलिस ऑफिसर का पारा चढ़ गया। बैर नया भी हो सकता है। हाँ साहब, नया पुराना क्या, बैर तो बैर है, पर इसका भी कोई सिरा होगा।
ठाकुरों ने किसी को बड़ी चोट दी होगी जो घटना भी इतनी बड़ी हुई। लोग बोलते हैं ठाकुर ठाकुर नहीं रहे थे, बस ताज ही नहीं अटका था ऊपर। और ये छोटा ठाकुर, वो राजकुमार तो आदमी का जना नहीं लगता था। बहुत कटखन्ना मरखन्ना था, मुंह मारता था, डकराता फिरता था सारे में। इधर ही लोगों से पूछो, बोलते हैं साहब एकदम खुला हुआ था। और क्या जानते हो तुम ठाकुरों के बारे में? और क्या साहब, बिठल का मुंह बन गया। कई बार मेरे जी में आई कि दखल दूं, मगर किसी बेजुबान मबहूतुल हवास, किसी बेजवाज आदमी की मानिद मैं बिठल के पहलू में बुत की तरह इस्तादा था। किसी यकीन ही में जुबान साथ देती है, और बयान में तासीर के लिए कोई यकीन लाजिम है, और यकीन के लिए इल्म की शहादत, इल्म की सनत चाहिए। मेरा इल्म मफरूज़ों और अंदाज़ों, कराइनों आसार तक महदूद था। मेरा दिल कहता था कि ठाकुर की हवेली का रुख करने वाले आतिश बदोश मुहमजू बिठल ही के फरिस्तादा थे, और वो वही होंगे, और फिर और कौन हो सकते हैं। लेकिन एक तंगो तारीख गोशा उनके न होने, किसी और के होने का भी अज़्र इम्कान मौजूद था। बहरहाल इतना तो वाज़ेह हो गया था कि हमें कोतवाली तलब करने के बावजूद अब तक वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, और इस नोक झोंक हुजूत तकरार का सबब कोई राय कायम करना है। बिठल को मैंने ऐसा मोहतात कभी नहीं देखा था। वो फूक फूक के उन्हें जवाब दे रहा था, शायद इसलिए कि किसी ऐसी इतनी बड़ी वारदात या सानही के सिलसिले में हम कभी पेश नहीं हुए थे। वाक़े की नोयत पहले से मुख्तलिफ थी। विलायत का तरबियत याफ्ता पुलिस ऑफिसर वर्मा भी आम अफसरों जैसा नहीं था। उसके साथी बार बार पहलू बदल रहे थे। उनके चेहरों से कदूरत और हशूनत झलकती थी, जैसे उनका बस न चल रहा हो कि वो इस्तू तकार के बजाय जल्द अज जल्द कोई हुक्म नाफिज करें। वो बाद में ये हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। पशेमानी पुलिस का मामूल है। उनका चलाया हुआ तीर कभी निशाने पर भी लग जाता है। उनके दरमियान बैठे हुए पुलिस ऑफिसर को रस्मी कार्रवाई और खानापुरी से गरज नहीं थी। वो सिरा पकड़ने की जस्तजू में था। विलायत वालों को यूं भी वक्त बहुत अजीज होता है। वक्त की कदर कीमत का फिरंगियों को कोई गैर मामूली एहसास ही होगा कि एक दुनिया उनकी असीर थी। देसी लोगों के पास वक्त बहुत वाफर होता है, और कहते हैं जो चीज़ वाफर होती है उसकी कदर कीमत भी कम होती है। देसी लोग इन मामलात में भी जोशो खरोश से शामिल होते हैं जिनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुलिस ऑफिसर वर्मा एक तबाह शख्स था, एक हकीकी पुलिस ऑफिसर जो किसी मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपनी ज़ात से बेपरवाह हो जाता है। उसे कोई सरोकार नहीं रखता, और ऐसा शख्स ज़्यादा खतरनाक होता है। विलायत के बारे में किसी ने मुझे बताया था, शायद कृष्णा जी ने। वहाँ के पुलिस के लोग तहकीक व तफ्तीश के दौरान में मशीन बन जाते हैं। मुजरिम या मुलजिम से इन्हें ज़ाती किस्म का उनाद नहीं होता। उनका मकसद अपने मकसद का हसूल होता है। वो मुजरिम के नहीं, जुर्म के दुश्मन होते हैं, और दलील और मंतक के तराजू उनके हाथ में होती है। और दलील और मंतक की तराजू उनके हाथ में होती है। कृष्णा जी कहते थे कि कभी मुजरिम के जुर्म की नौयत, उसके वहशियाना तेवर, उसके सफ़ेद झूठ और पैंतरेबाजी पर बहुत खून खोलता है। जी करता है उसे वहीं गोली मार दी जाए। अदालत तो बहुत देर में फैसला सुनाती है, और कभी शहादतों की कुजी और दलीलों की कोताही से फैसला मुजरिम के हक में भी हो जाता है। पुलिस मुंह देखती रह जाती है, लेकिन पुलिस का काम मुजरिम को इसके एमाल नामे के साथ अदालत के स्पुर्द करने के सिवा कुछ नहीं है। एक इंसाफ पसंद फर्श शनास पुलिस ऑफिसर को वाकई अपनी जात बलाए ताक रख देनी चाहिए। मुजरिम से नफरत और हकारत, बुग़्ज़ो अदावत और एहसास तौहीन और शिकस्त जैसी ज़ाती आलूदगियों से मुबरा होकर कोई पुलिस ऑफिसर जल्द और बेहतर नताइज अखज़ कर सकता है। सरजर्द हो जाने वाला जुर्म माजी हो जाता है। जितना नुकसान मुमकिन था हो चुका होता है। मुजरिम मौजूद होता है, और इसका मुस्तकबिल भी होता है। मुजरिम से आइंदा कल्बे माहियत की तवक्को की जा सकती है। वर्मा भी कुछ कृष्णा जी के कबील से ताल्लुक़ रखता था, मगर वो कृष्णा जी का मेल नहीं था। कृष्णा जी में हमदर्दी, मरवत और इंसान दोस्ती बदर्जा कमाल थी। वर्मा अपने तौर पर हमसे मामलत कर रहा था। उसे अपने साथियों के तरद्दुद तकद्दुर की कोई फिक्र नहीं मालूम होती थी। तुम्हें तो ठाकुरों ने कोई चोट नहीं दी? उसने छपड़ती आवाज़ में पूछा। अपने को क्या साहब? बिठल ने सर झटक के कहा। अपने को इधर ही आए, कभी तो बरस लौट जाते हैं, आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए। बिठल का लहजा नरम था, लेकिन मुदाफ़ियाना नहीं। अब कितने दिन बाद आना हुआ? ठीक से याद नहीं पड़ता। बीच में कहाँ कहाँ रहे? ऐसे ही घुमा फिरी रही। बिठल ने बेतनाई से कहा। क्या बोले? क्यों घुमा फिरी? क्यों, कोई खास बात? अपने को कुत्ते ने नहीं काटा है। कुत्ते आदमी को काटते हैं। वर्मा के बाएं तरफ बैठे हुए ऑफिसर ने उचक के कहा। वर्मा ने आंखें मींच लीं। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार साफ नमूदार हुए। जवाब आता है अपने को? बिठल दुरुस्ती से बोला। पर आप बिदक जाओगे साहब? हाँ, बताओगे नहीं? वर्मा ने बावजुरत कहा। क्या बात है? आपका वास्ता नहीं इससे? बिठल अस्तगी से बोला। आपने को किसी की खोज है? वर्मा ने हुमक के पूछा। कौन है वो? कोई खो गया अपना। खो गया? वर्मा तज़ब्बुज़ से बोला। कौन? अड्डे का आदमी? घर का आदमी? ओह! पुलिस ऑफिसर वर्मा ने लंबी सांस खींची। वो लग चक्कर है। बिठल ने खुदरी आवाज में कहा। आप अपनी फिरकी घुमाओ। हमको इधर ही क्यों बुलाया है? लगता है आप हम पर शक करते हो। जाने क्यों सभी मुस्तरब हो गए। वर्मा की आंखों की चमक और गहरी होगी। तड़क के बोला। तुम पे क्यों नहीं किया जा सकता? करो साहब।
बिठल के लहजे में तलखी नुमाया थी। हम अड्डे के आदमी हैं और अड्डे पे भी नंबर 1। तो देरी काहे की? अभी नहीं उस्ताद, तुमसे कुछ और जानना है। अब आगे जाके ही जुबान खोलेंगे। आगे किधर? अभी इधर ही सारा खत्म नहीं हो जाता। तुम एक चालाक आदमी हो उस्ताद। पहला नंबर ही बोला था आपने। हाँ, और इसमें अब शक भी नहीं। पहले सुना था आप देख रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर भी कम नहीं है। जहाँ की तुम बात करो वहाँ भी हमारा देखा और जाना हुआ सामने रखा जाता है। उधर ही हम होंगे और अकेले नहीं, साथ में चूंच लड़ाने को और भी काले पीले पंछी। इधर हम जो भैरवी अलाप रहे हैं और आपके पल्ले नहीं पड़ रही। उधर ही ऐसा नहीं होगा। उधर ही कांडे का बड़ा ध्यान होता है, आने पाई का हिसाब।